Hello students, today we'll be learning about the Kirchhoff laws. It is a topic in current electricity. और ये जो टॉपिक है किरचॉफ लॉ ये आप लोगों को यूजफुल होगा आपके सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि सीबीएसई में भी, सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी, और जेई मेन में भी, और जेई एडवांस और सभी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो किरचॉफ लॉ स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ लॉ Kirchhoff has given two rules based on the conservation of electric charge and energy. है ना, दो रूल होते हैं। किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल होता है, एक तो जिसको हम कहते हैं जंक्शन रूल। अब मैं आपको थोड़ा सा जंक्शन रूल के बारे में पहले बता देता हूँ। किरचॉफ के दो लॉज होते हैं, बहुत सिंपल है। दो लॉज होते हैं। पहला जो लॉ है वो है जंक्शन रूल, और दूसरा जो है वो है लूप रूल। तो हम वन बाय वन दोनों को पढ़ते हैं। तो जो पहला जो रूल है जिसको हम कहते हैं जंक्शन रूल, ये होता क्या है, सर्किट के किसी भी जंक्शन पर, सर्किट में बहुत सारे जंक्शंस होते हैं, है ना। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल्स में बताऊं, तो जैसे कि हमारे पास ना कोई भी, जैसे नीचे एक सर्किट दिया हुआ होगा, यहाँ पर जैसे ये सर्किट है लेफ्ट में। अब इस सर्किट में ना जंक्शंस हैं। कौन कौन से जंक्शन है? ए एक जंक्शन, ये डी एक जंक्शन है, सी एक जंक्शन है, ठीक है। डी और सी जंक्शंस हैं। क्यों है ये जंक्शन? इसलिए ये जंक्शंस हैं क्योंकि जो यहाँ पर मोर देन वन वायर्स आके कनेक्ट होते हैं। एक वायर डी पर, जैसे डी पर एक वायर राइट से भी कनेक्ट हो रहा है, ऊपर से भी कनेक्ट हो रहा है, और नीचे से भी कनेक्ट हो रहा है। ऐसे ही सी पर। अब आप बोलेंगे कि सर ए और बी पर क्यों नहीं है जंक्शन? क्योंकि ए और बी पर कोई एक ही वायर है जो सिंगल सिंगल जा रहा है, कोई भी दूसरा वायर एक और कनेक्ट होके नहीं आ रहा है। जो सिंगल वायर होता है वो कभी जंक्शन अकेले, उसमें कभी जंक्शन ऐसे नहीं बनता है। जंक्शन वो वाला पॉइंट होता है जहां पर मोर देन टू वायर्स आके कनेक्ट होते हैं। क्लियर? तो डी और सी जंक्शन है। जंक्शन सब समझ गए होंगे। अब इसका जो रूल है, जंक्शन रूल एक्चुअली में क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास मान लीजिए ऐसा एक सेटअप है, जैसे कि एक ये है, ऐसा एक सेटअप है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है ये ओ, ये आपका जंक्शन है, करेक्ट। ये जंक्शन है। अब यहाँ पर आपके पास इससे चार वायर जा रहे हैं। एक लेफ्ट वाले जो वायर्स हैं उसमें से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है I1, और इसमें जा रहा है बाहर I2, इसमें आ रहा है I3, और इससे जा रहा है I4। करंट की डायरेक्शन ये है। तो जंक्शन रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये जंक्शन रूल की डेफिनेशन होती है। तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर ये लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास टोटल इनकमिंग करंट कितना है? जंक्शन के ऊपर जो करंट आ रहा है वो है I1 और I3, और जंक्शन से जो बाहर जा रहा है वो क्या, कौन कौन सी करंट है? I2 प्लस I4। तो ये होता है जंक्शन रूल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना आपके पास जरूरी नहीं है कि जंक्शन रूल में आपके पास करंट चार ही हो, या दो ही हो, या तीन ही हो। कितने भी करंट्स हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, टोटल इनकमिंग करंट टू द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। क्लियर है? मुझे लगता है जंक्शन रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ पे, जिसको हम कहते हैं लूप रूल। अब ये जो लूप रूल है ना, लूप रूल को हम किसी लूप में अप्लाई करते हैं। अब लूप में अप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे तो हमें कुछ साइन कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। जैसे सपोज लूप रूल के लिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसका नाम लूप रूल क्यों है। लूप रूल इसका नाम इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी भी सर्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तो आप एक लूप में इस लॉ को लगाते हैं, जैसे किरचॉफ लॉ को। जैसे कि सपोज
ये जो R1 लूप दिख रहा है आपको, ये लूप दिख रहा है ना, ये पहला ऊपर वाला, इसमें मैंने येलो येलो कलर किया है, ये एक लूप है। ए से डी, डी से फिर सी, सी से फिर बी, बी से फिर ए, ये एक लूप है। ऐसे ही डी से ई, ई से एफ, एफ से सी, फिर सी से डी, ये एक और लूप है। तो क्या होता है, ये लूप होते हैं, इस लूप में हम लॉ को लगाते हैं, किरचॉफ लॉ को। अब इसको हम कैसे लगाते हैं, ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के थ्रू। कि इसके लिए साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जब भी हमारे पास, तो इसमें क्या होता है कि साइन कन्वेंशन जब हम फॉलो करते हैं तो हम दो चीज़ों के लिए फॉलो करते हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस और बैटरी के अक्रॉस। मतलब जब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहे होते हैं और बैटरी के अक्रॉस जा रहे होते हैं। अब इसमें ना मैं कुछ केसेस दूंगा, जैसे कि सपोज आपका पहला जो केस है, आप करंट के अक्रॉस जा रहे हो, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और आप क्या है ना, आप ये हो और लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जब when you move from a point to the other point in a circuit in the direction of current through the resistance R, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यानी कि आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वी ए से आपने स्टार्ट किया मूव करना, वी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी, करेक्ट। अब दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में ए और बी, यहाँ पर रेसिस्टेंस ए है, आप आई का करंट रिवर्स है, आप यहाँ से ए से बी पर फिर मूव कर रहे हैं, ए से बी के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन अब की बार आपका जो मूवमेंट है, करंट का जो डायरेक्शन है आपके मूवमेंट के अगेंस्ट है। तो उसके केस में पोटेंशियल राइज होता है। यानी कि उसके केस में इक्वेशन क्या बनेगी, वी ए से आप स्टार्ट किए, वी ए आपने लिखा पोटेंशियल ऑफ ए प्लस आई आर इज इक्वल टू वी बी, करेक्ट। ये समझ में आ गया। अब आते हैं बैटरी पर। बैटरी पर ये ए है, ये बी है। बैटरी पर करंट के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी में करंट के डायरेक्शन में बस, अब बैटरी में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जो बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, ए से बी तक मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, वी ए माइनस इसका पोटेंशियल ई है अगर बैटरी का, माइनस ई इक्वल टू वी बी। यानी कि जब आप बैटरी के अक्रॉस जाते हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल जो होता है वो ड्रॉप होता है अक्रॉस बैटरी। और ऐसे ही जब दूसरे केस में आप जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के, तो उसके केस में जो आपका जो पोटेंशियल होता है वो राइज होता है। यानी कि इस समय इक्वेशन क्या होगी, वी ए प्लस ई इज इक्वल टू वी बी। यहाँ पे वी ई क्या है, ई है ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी लूप लॉ लगाने से पहले। अगर आपको ये चार चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो आपके लिए लूप लॉ केक वॉक हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन साइन कन्वेंशन को लूप लॉ में और जंक्शन लॉ में कैसे यूज करते हैं सर्किट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। ये आपकी किरचॉफ की दोनों लॉ कंप्लीट हो गई हैं, जंक्शन रूल और लूप रूल। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, अभी मैं आपको एक चीज, ये जो बगल में सर्किट है, इस सर्किट के थ्रू दिखाता हूँ कि कैसे हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। अब देखिए, ये है आपका एप्लीकेशन में, आपको एक दिखाता हूँ कि सर्किट डायग्राम हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ये जो हमने लेफ्ट सर्किट बनाया है, ये सर्किट मैंने राइट में बनाया है। इसमें ऊपर वाली जो बैटरी है उसका ईएमएफ मान लेते हैं गिवन है E1, नीचे वाली का E2 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द करंट इन ईच सर्किट, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच वायर, है ना, ये आपसे पूछा जाता है। या फिर पोटेंशियल ड्रॉप। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा जाएगा। देखो जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जाएगा तो आप सिंपली उसमें से जो करंट पास हो रहा है और इनटू उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा या पोटेंशियल राइज हो जाएगा, है ना। वो मुश्किल नहीं है, वो तो मैं आपको ऊपर दिखाई चुका हूँ।
अब तरीका दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आप हर एक ये याद रखो कि सबसे पहले कि एक वायर में जो करंट जा रहा होता है, सिंगल वायर में करंट सेम ही फ्लो होता है सीरीज में, ठीक है। करंट थ्रू सेम वायर यानी करंट इज सेम इन सिंगल वायर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा करने से पहले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला एक वायर है, जैसे कौन सा वायर, ये मैं नाम दे देता हूँ ए बी, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। अब जो वायर सी बी ए डी है सिंगल वायर है, तो इसमें हम करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं एक I1। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कंट्रोवर्सी है, कई कई मुझसे बच्चे बोलते हैं कि सर हम करंट का डायरेक्शन ऐसे ही क्यों लें, उल्टा ले सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो। जो आंसर आएगा ना आपका, वो आंसर जो आएगा वो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब अगर राइट डायरेक्शन, एक्चुअल आंसर जो करंट का डायरेक्शन है वो राइट में होगा, तो उस केस में आई की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी, जैसे -2 एम्पियर, -3 एम्पियर। तो इसका मतलब आप समझ जाओ जो आपने एज्यूम किया था डायरेक्शन करंट का उससे उल्टा है, ठीक है। डायरेक्शन आप कुछ भी दे सकते हो किसी भी वायर में, पर ये ध्यान रखना कि सिंगल वायर में सिंगल करंट ही जाता है I1। जैसे यहाँ पर भी I1 जाएगा, यहाँ पर भी I1 भी आ रहा है A से B में, और C से B में भी I1 भी आएगा, करेक्ट। दूसरी चीज, अब वायर DC ले लो, DC वायर एक सिंगल वायर है तो इसमें एक और करंट जाएगा। अब दूसरी चीज, ये आपके ऊपर है, DC में ले लो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं DEFC, इसमें मैं एक और करंट ले रहा हूँ जो कि I2 है, ठीक है। तो E से D में भी I2 ही जाएगा, C से F में भी I2 ही जाएगा। अब D से C में मैं एक और करंट लेता हूँ जो कि I3 ले लेता हूँ। सिंगल वायर है D से C, इसलिए मैं सिंगल करंट लिया है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इस सर्किट में जंक्शन लॉ लगाऊंगा। जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल कहाँ पर लगाऊं, एट डी लगा देता हूं। अगर मैंने एट डी पर जंक्शन रूल लगाया तो जंक्शन रूल कहता क्या है, जंक्शन रूल आपने देखा होगा कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जंक्शन रूल होता है ये जो मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं, जंक्शन रूल अगर मैं डी पे लगाऊंगा तो टोटल इनकमिंग करंट क्या है, I1 और I2, और टोटल आउटगोइंग करंट कितना है, I3। तो पहली एक रिलेशन मेरे पास यहाँ पर रंग बन गई। अभी सेम जो रूल अगर मैं जंक्शन सी पर भी लगाता ना तो भी सेम आता। सी पर लगाता मैं, I3 इनकमिंग करंट है, I1 और I2 आउटगोइंग करंट है, तब भी I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 आता। तो आप जंक्शन किसी पर भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेम ही आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लूप रूल लगाता हूँ, लूप रूल। मैं आपको बताता हूँ लूप रूल लगाते कैसे हैं। लूप रूल में सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ मेरा जो लूप है ना वो ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये पहला लूप है। लूप रूल वन में मेरा जो लूप होगा वो क्या होगा, मैं स्टार्ट करूंगा ए से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ए से। तो जब मैंने ए से स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो इसका पोटेंशियल दे दो VA, फिर नीचे गए डी पर आए, फिर डी से राइट गए। अब सबसे पहला जो एनकाउंटर हुआ मेरा R3 पर हुआ। R3 पर जब मेरा एनकाउंटर हुआ तो इसमें करंट लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। मैं भी करंट के ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, डी से ए से डी पे आ रहा है, डी से सी की तरफ जा रहा हूँ। तो जब करंट के डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जैसे मैंने सबसे पहले रूल में बताया था आपको। तो इसके केस में मैं क्या करूंगा, VA -I3 इंटू R3। फिर मैं आगे जाके सी से बी की तरफ गया। अभी भी जब सी, तो करंट के ही डायरेक्शन, सी के बी से बी के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट भी मेरे ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, -I1 इंटू R2। फिर मैं बी से और आगे गया, फिर मैं R1 के अक्रॉस जा रहा हूँ। अभी भी जब मैं बी से आगे की तरफ जा रहा हूँ, बी से ए की तरफ, और करंट मेरे ही डायरेक्शन में है, तो मैं R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करूंगा जो कि I1 इंटू R1 हो गया। फिर मैं आगे बैटरी की तरफ पहुंचा। अब बैटरी से मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ।
तो जब बैटरी में मैं बी से सी ए की तरफ जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो उस केस में मेरे पास क्या होता है, पोटेंशियल राइज होता है अक्रॉस द बैटरी, लास्ट रूल बैटरी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा, प्लस E1 कर दूंगा। तो प्लस E1 हो गया इज इक्वल टू, अब फिर से मैं ए पर पहुंच गया हूँ, तो इज इक्वल टू VA हो गया। ये मेरा ऐसे मैं लूप लगा दिया, VA कैंसिल हो गया, तो मेरी जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, E1 इज इक्वल टू I1R2 प्लस I1R1 प्लस I3R3। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी मैं फिर उसके बाद क्या करूंगा, फिर मैं लूप लगाता हूं, फिर मैं लूप रूल लगाता हूं इस पर, नीचे वाले लूप पर एक और लूप लगाता हूं, जिसमें मैं क्लॉकवाइज लेता हूं। ये क्लॉकवाइज ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले में तो एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, नीचे में क्लॉकवाइज समझाता हूं। अब मैं जब क्लॉकवाइज लूंगा, सी से स्टार्ट करता हूँ। सी से मैं जब स्टार्ट करूंगा, तो अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जब आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो आप सी से स्टार्ट कर रहे हो या डी से स्टार्ट कर रहे हो, कहीं से भी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप स्टार्ट कर लो, चीजें हो जाएंगी। जब मैं सी से स्टार्ट किया, तो वी से VC, फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर F से R5 के अक्रॉस गया, इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, I2, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, -I2R5 हो गया। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, +E2 हो गया। फिर मैं R4 के अक्रॉस जा रहा हूँ, यहाँ से गया E से, फिर मैं D की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, -I2R4 हो गया। फिर मैं D से इधर की तरफ जा रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, -I3R3 हो गया। फिर C के पास आ गया, तो VC हो गया, VC कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या हुआ, तो मेरी इक्वेशन बन गई क्या, E2 इज इक्वल टू I2R5 प्लस I2R4 प्लस I3R3। अब देखिए, मुझे क्या है ना, करंट निकालना है। अब मुझे क्या है, मेरे पास तीन वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन दो है, इक्वेशन भी तीन ही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आई है, इन दोनों इक्वेशन में मैं I3 की जगह पर I1 और I2 डाल दूंगा। तो 2 एंड 1 के साथ क्या होगा, E1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। तो क्या हुआ, I1 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस I2R3 इज इक्वल टू E1। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई। ऐसे ही मैं फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को यूज करूंगा, 3 एंड 1। तो मेरे पास क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू I2 इंटू R5 प्लस R4 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। तो क्या हुआ, यहाँ पर I2 इंटू R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस I1 R3। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन में मेरे पास दो अननोन वेरिएबल है। कौन कौन से अननोन वेरिएबल है, एक तो I1 और एक I2। और फिफ्थ इक्वेशन में भी I1 और I2 दो अननोन वेरिएबल हैं। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल लूंगा। और मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। I1 I2 निकल गए, है ना, ऊपर वाले वायर सर्किट में I1 निकल गया, नीचे वाले सर्किट का I2 निकल गया। I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 कर दोगे तो I3 आ जाएगा। इसलिए आपके पास I1 I2 और I3 तीनों निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सर्किट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका किरचॉफ लॉ, कैसे हम अप्लाई करते हैं सारे साइन कन्वेंशन। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं इनको, तो इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Now let us solve a problem related to JEE Advanced. For the resistance that are showed in the figure, choose the correct option. ये क्वेश्चन 2012 JEE Advanced में पूछा गया था। अब यहाँ पर इन्होंने करंट दिया हुआ है I1 और यहाँ करंट दिया हुआ है I2। अब बात क्या है कि जब आप देखोगे ना कि I1 जैसे करंट यहाँ पर इस सेकंड वाले
अगर मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, राइट वाले को, जंक्शन को, तो जितना करंट ए से जा रहा होगा ना, सपोज ये I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा है, तो क्या है ना कि क्योंकि यहाँ से भी करंट I1 ही जाएगा बी से, क्योंकि सिंगल वायर है, करंट सेम होना चाहिए, ये I1 ये भी I1, तो इसमें से 2 ओहम ऊपर वाले रेजिस्टेंस से भी करंट I1 ही आना चाहिए, इसमें से भी I2 ही आना चाहिए, और ये सर्किट एक्चुअली में सिमेट्रिक सर्किट बन गया है लेफ्ट में और राइट में। अगर आप देखो तो जब I2 इसमें से करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, तो यहाँ से भी एक्चुअली में करंट I2 ही आना चाहिए, और यहाँ से ऊपर से करंट I1 ही आना चाहिए, तभी T से I2 करंट पास होगा, है ना। तो ये ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द सर्किट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द सर्किट आपका जो पी क्यू जो बार है, ये वायर है, इसको आप हटा सकते हो। वाई? बिकॉज सिमेट्री ऑफ द सर्किट में करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा ना पी क्यू के अक्रॉस, जितना करंट ए से पी पर जा रहा है I1, उतना ही करंट ए से पी में जा रहा है, और बी से भी सेम करंट ही आना चाहिए निकल के I1, तो I1 और 2 ओम और 4 ओम है, तो सिमेट्री है लेफ्ट में, सिमेट्री है राइट में, तो सेम करंट I1 और I2 ऊपर से और नीचे से जाएगा, और बी से इन दोनों का सम I1 निकल के आएगा। तो इसलिए एस के पी और एस के बीच में भी I1 ही करंट फ्लो करना चाहिए, और क्यू और टी के बीच में भी I2 फ्लो करना चाहिए, यानी कि पी और क्यू के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा और डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट अब आपका बन जाएगा इस तरीके से, ऐसा बन जाएगा ये सर्किट। तो इसका मीनिंग क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ पी, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, Vp इज इक्वल टू VQ बन जाएगा, और Vs इज इक्वल टू VT बन जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। तो पहली जो चीज है, बिकॉज Vp इज इक्वल टू VQ, करंट फ्रॉम PQ इज जीरो, तो पहले है आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, दैट शुड बी करेक्ट। अब आते हैं करंट निकालने पर, उसने बोला क्या है, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू एम्पियर, तो पहले निकाल लेते हैं। I1 इसको बोला है इन्होंने, ओके। I2 जो करंट है, मैं समझाने के लिए बोला था आपको, इन्होंने I2 करंट इसको बोला है, I2 करंट इससे बोला है, ये भी I2 है, दिस इज और दिस शुड बी I2, और इसको नीचे वाले करंट को ना हम I3 नाम दे देते हैं, I3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें I2 की वैल्यू निकालनी है, I1 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम जंक्शन रूल लगाते हैं एट ए, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, पहली रिलेशन हो गई। यहाँ से हमारे पास I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 आया। अब लूप रूल लगाते हैं, लूप हमारा APSBA, APSBA सबसे हमने पहले लगाया, तो उसमें हमारे पास क्या आया कि ए से स्टार्ट करते हैं, VA -2 I2 -2 I2 -2 I2 +12, नीचे से फिर नीचे आ गए, नीचे से फिर 12 नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, +12 इज इक्वल टू VA हो गया, तो 6 I2 इज इक्वल टू 12, यानी कि I2 की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट ही है। अब लगे हाथ तो हम लोग I3 भी निकाल लेते हैं, है ना, I3 भी निकाल ही लेते हैं। तो अब हम लगाएंगे लूप रूल, राइट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा रैंडम हो गया है, लूप रूल इन AQTBA, यहाँ पर लूप रूल लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, VA -4I3 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 +12 इज इक्वल टू VA, 12I3 इज इक्वल टू 12, यानी कि
I3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया। अब मुझे क्या पता है कि I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, तो यहाँ से मेरे पास I3 1 आया है, I1 मुझे पता करना है, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर आई है, तो I1 की वैल्यू जो है वो 3 एम्पियर आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास जो करेक्ट, जब मैं देखूंगा I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर आ गया, और तो मेरे पास ये सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, और I2 की वैल्यू भी 2 एम्पियर आ चुकी है, फोर्थ भी सही है। अब देखते हैं सी वाले ऑप्शन का क्या हाल है। पोटेंशियल एट एस इज लेस देन दैट एट क्यू, एस और क्यू में। अच्छा, अब हमें क्या पता है ना कि यहाँ पर हमें ये पता था कि Vp इज इक्वल टू वी क्यू है, तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो Vp इज इक्वल टू वी क्यू, Vp इज इक्वल टू वी क्यू है, तो Vp माइनस 2I2 इज इक्वल टू वी एस हो गया, और Vp, तो फिर Vp माइनस 2 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है, मैंने अभी क्या निकाली थी I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वी एस, यानी कि वी एस इज इक्वल टू Vp माइनस 4। पहली तो चीज ये मेरे पास ये आ गई। दूसरी चीज, अब मैं नीचे आता हूं, तो नीचे में क्या होगा, वी क्यू माइनस 4I3 इज इक्वल टू वी टी। नहीं, पी और क्यू पूछा है ना, एस एंड क्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहीं से हमें पता चल गया ना, वी एस इज इक्वल टू वी पी माइनस 4, तो वी एस इज इक्वल टू वी क्यू माइनस 4, बिकॉज वी पी इज इक्वल टू वी क्यू। वी क्यू क्या हुआ, वी क्यू इज इक्वल टू वी एस प्लस 4 हो गया, यानी कि पोटेंशियल एट एस इज लेस देन दैट ऑफ क्यू, क्योंकि पोटेंशियल एट एस वी क्यू के पोटेंशियल से 4 कम है। तो पोटेंशियल इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो सी वाला ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। तो एक्चुअली में ये चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, और जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें वन एंड मोर देन वन आंसर करेक्ट हो। तो यहाँ पर हमने अपनी रीजनिंग और किरचॉफ लॉ को सही से अप्लाई करते हुए सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल द बेस्ट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिर्फ जेई एडवांस में ही पूछे जाते हैं। तो जेई एडवांस के आप जितने जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।